हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुकोल। कुकोल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो है यही क्लास 8 की फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की कंटिन्यूएशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बायोलॉजी क्लास। आज जिस चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं उस पे पहले हमने क्या सीखा था? हमने सॉइल प्रिपरेशन के बारे में जो भी कहा गया था वो हमने सीखा था, और क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की जो फर्स्ट बेसिक स्टेज है सॉइल प्रिपरेशन, उससे रिलेटेड कुछ टूल्स जो हमें ज़रूरी होता है सॉइल प्रिपरेशन के लिए वो हमने पढ़ा था। तो आज हम जानेंगे कि उसी की जो नेक्स्ट स्टेप है, कुछ बेसिक स्टेप तो हमने पढ़ाया हुआ था पहले कि बहुत सारी स्टेप होती है, कुछ बेसिक स्टेप्स होती है इसी के क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की। तो यही बेसिक स्टेप की जो नेक्स्ट स्टेप है यानी कि नंबर 2, वो है शोइंग। शोइंग का मतलब क्या होता है? शोइंग का मतलब होता है कि कोई पौधा या फिर कोई क्रॉप, मान लीजिए एक पौधा, एक प्लांट, उसे हम जब बोएंगे तो उसे कहते हैं शोइंग। तो उससे रिलेटेड है आज की हमारी स्टडी। क्या कहा गया है? शोइंग। शोइंग इज एन important part of crop production. Before showing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. और ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक अच्छे से हेल्दी प्लांट की, तो उसके लिए सीड जो है वो भी आपको हेल्दी लेना ज़रूरी होता है। अब ये हेल्दी सीड हम कैसे पहचानेंगे, ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे, आप ही की किताब में है, उससे हम जान लेंगे। और हेल्दी वाला जो सीड है जिससे कि जो प्रोडक्ट की ईल्ड होती है, यानी कि कितना प्रोडक्ट मिलेगा, कितना प्योर मिलेगा और कितने अच्छे से प्लांट जो है वो ग्रो करेगा, वो सीड के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपने एक सीड लिया बहुत हेल्दी वाला, ठीक है, और एक सीड लिया जो हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है, जो बिल्कुल अंदर से खोखला है और बाहर से ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है, तो आप अगर दोनों में सीड से ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत अच्छा प्लांट मतलब उग के आएगा और बहुत अच्छा फसल होगा, तो ये तो पॉसिबल कभी भी नहीं है। इसीलिए सीड हमें हेल्दी लेना बहुत बहुत जरूरी होता है। Farmers prefer to use seeds which give high yield, यानी फार्मर उसी सीड को प्रेफर करते हैं जो कि हाई यील्ड देता है। हाई यील्ड यानी हाई प्रोडक्शन, यानी कि मान लो एक धान की ही दो टाइप ऑफ सीड है, ठीक है। एक सीड जो है वो मान लीजिए इतना सा देता है प्रोडक्शन, और जो दूसरे वाला सीड है उससे जो प्रोडक्शन होता है वो इतना सारा, मतलब इतना 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 सारा प्रोडक्शन हमें देता है। तो फार्मर क्या चाहेगी? फार्मर तो यही चाहेगी ना कि वो वाला सीड जिससे प्रोडक्शन बहुत हाई हो, वही उनको चाहिए, तो वो उसी को प्रेफर करते हैं क्रॉप के लिए। अब पहेली क्या कह रही है ये हम एक बार देख लें। One day I saw my mother put some gram seed in vessels and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. ये है एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में मैं बोल रही थी कि सीड जो है वो प्योर है या फिर नहीं है, या फिर हेल्दी है या फिर हेल्दी नहीं है, ये बाहर से देख के समझा नहीं जा सकता। इसीलिए ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं कभी कभी, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स, इसी हेडिंग के अंदर हम वो जानेंगे वो एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या है? टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। एक बीकर लेना है और उसकी हाफ जो है वो पानी से फिल कर लेना है। Put a handful of wheat seeds and stir well.
मतलब एक हैंडफुल, मतलब इतने से अमाउंट पे व्हीट सीड हमें लेना है, इतना सारा व्हीट सीड, और उसे अच्छे से मिला देना है, ठीक है। वेट फॉर सम टाइम, अब हमें कुछ देर वेट करना होगा। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, अब कुछ देर वेट करने के बाद क्या कुछ ऐसा सीड है, मतलब ऐसा कुछ सीड है जो फ्लोट कर रहा है, ऐसा कुछ हमें दिख रहा है। Would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they lighter? Damaged seeds become hollow and are thus lighter, therefore they float on water. मतलब क्या हुआ, एक बीकर तो हम ले ही रहे हैं, ठीक है, उससे आधा पानी, और उसमें होगा हमारा सीड। ये ग्राम सीड हो सकता है, ये व्हीट सीड हो सकता है, ये कोई भी सीड हो सकता है, ठीक है। अब हम किसी मतलब कुछ देर अगर वेट करें तो हम क्या देखेंगे, कुछ देर वेट करने के बाद हम देखेंगे, तो हमने क्या किया, एक बीकर लेना है जिसपे ग्राम सीड या फिर कोई भी सीड हमें डाल देना है, और फिर हम नोटिस करेंगे क्या, फिर हम नोटिस करेंगे कि कुछ सीड्स जो है वो मतलब ऊपर आ गया है, कुछ सीड, ठीक है, और बाकी वाला जो सीड है वो नीचे है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, अब आप ही बताइए। अगर एक बॉल, मान लो एक बॉल, दो बॉल है, ठीक है, एक बॉल पूरा सॉलिड है, पूरा सॉलिड, ठीक है, और एक बॉल है हॉलो, यानी अंदर उसका कुछ भी नहीं है, ठीक है। दो बॉल को अगर आप पानी में छोड़ दो तो आपको क्या लगता है, कौन सी वाली बॉल जो है वो ऊपर तैर के आएगा, जो हॉलो है वही ना। यानी कि इस केस में भी वही हो रहा है। जो सीड्स, मतलब पहले तो आप अगर मिक्स करके देखो ना, अगर हम पानी में ना डुबाएंगे बॉल को तो वो बॉल भी अगर हम देखेंगे ऊपर से तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन सा हॉलो है, कौन सा मतलब सॉलिड है, सिर्फ देख के, है ना। तो देख के तो हम नहीं पहचान सकते, इसीलिए पानी में डुबो के देख लिया। तो सीड के बारे में भी हमने यही किया, दोनों को मतलब ऑल वेट्स जो सीड हमें मिला मुट्ठी भर, तो उसे पानी में डुबो दिया। अब जो हल्का वाला सीड्स है जो डैमेज्ड है, यानी कि अंदर की जो सीड्स के अंदर की जो मटेरियल होती है, किसी कारणवश तो वो मतलब नहीं है, वो डैमेज्ड है, वो हॉलो है, ठीक है, पूरा डैमेज्ड है। तो क्या होगा, सिर्फ हमें बाहर वाला कोटिंग ही दिख रहा था। जब हमने पानी में उसे कुछ देर भिगोया तो क्या हुआ कि जो हॉलो वाला सीड था, जिसके अंदर कुछ भी नहीं था या फिर डैमेज था, वो पानी के ऊपर चला आया। तो इससे हमें क्या होगा, इससे हमें होगा ये कि जो डैमेज सीड है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि डैमेज सीड से तो प्लांट या क्रॉप कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। वो हम साइड करके जो प्योर और जो हेल्दी सीड है वो यूज करके हम पूरा हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन की प्रोसीड्योर है और सीड शोइंग की जो प्रोसीड्योर है वो हम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एक्टिविटी जरूरी होता है। ये एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि मतलब हर किसी को करना है या फिर कुछ, हम ग्राम सीड के लिए करते हैं। और ये टेक्निक है ये जानने के लिए कि कौन सा सीड हेल्दी है और कौन सा नहीं है, ठीक है, ये जानने के लिए एक्टिविटी बहुत जरूरी होता है। This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged one। यानी कि ये बहुत ही अच्छा एक टेक्निक है डैमेज सीड से गुड सीड्स को पहचानने के लिए। Before showing, one of the important tasks is to know about the tools used for showing seeds। यानी ये कहा गया है कि बिफोर शोइंग, यानी कि हम जब रोपते हैं, यानी कि जब हम प्लांट को
लगाते हैं उससे पहले क्या जानना होगा कि कुछ टूल्स ऐसा है जो हम यूज करते हैं। इम्पोर्टेंट टास्क होता है, कुछ टूल्स होता है जो हम शोइंग से पहले यूज करते हैं, तो ये हमें जानना पड़ेगा। तो ये एक बार आप लोग देख लीजिए इससे पहले जितना हुआ, फिर हम टूल्स पे आते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं कुछ टूल्स पे, जो टूल्स नेसेसरी होता है शोइंग के लिए। यानी कि पहले आपने क्या देखा कि सॉइल ट्रीटमेंट के लिए या फिर सॉइल को खोदने के लिए बहुत सारे टूल्स जरूरी होता है जो फार्मर्स यूज करते हैं। तब भी प्राचीन काल में भी, मतलब आगे भी यूज करते थे और आज भी यूज करते हैं, ऐसा टूल्स आपने देखा। अब शोइंग के अंडर कुछ टूल्स होता है जो टूल्स फार्मर्स यूज करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, वो हम जानेंगे। तो पहले आते हैं ट्रेडिशनल टूल। ये क्या है ये हमें जानना होगा। ट्रेडिशनल टूल, द टूल used traditionally for showing seeds is shaped like a funnel। यानी ये जो टूल्स होता है ये फानेल की तरह दिखता है, ठीक है। The seeds are filled into the funnel। यानी कि जो सीड्स होते हैं वो फानेल पे हमें डाल देना होता है। Passed down through 2 or 3 pipes having sharp end। यानी कि यहाँ पे 2 और 3 पाइप्स होता है जिसकी एंडिंग जो है वो शार्प होता है, उस पे हमें सीड डालना होता है। This ends pierce into the soil and place seeds there। अब आप सोचो, ये जो फानल है ये एक फानल है, ठीक है, ये एक फानल है, ठीक है। अब ये फानल में से कहा गया है कि मान लो कि 2 या 3 पाइप है, ठीक है। मान लो, ऐसे नहीं दिखते, पर मान लो कि 2 और 3 ऐसे ऐसे पाइप है, ठीक है, पाइप है। अब ये जो एंड होता है ये शार्प एंड होता है, शार्प। क्यों शार्प? क्योंकि ये मान लीजिए मिट्टी है, तो मिट्टी के नीचे पूरा दब जाएगी, ऐसा शार्प। तो यहाँ पे एक सीड दिया, यहाँ पे एक सीड, यहाँ पे एक सीड, मतलब ऊपर सीड आपने दे दिया, तो सीड तीनों पाइप जाके कुछ कुछ गैप होके यहाँ पे सीड आ गया, पूरे मतलब मिट्टी को चीरते हुए। शार्प एंड है, शार्प एंड, इसीलिए मिट्टी को चीरते हुए यहाँ पे सीड आ गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हर टूल्स जो होता है ना, कोई भी टूल्स हो वो क्यों यूज होता है, वो लेबर घटाने के लिए यूज होता है। यानी कि ह्यूमन लेबर जो है वो पहले बहुत ज्यादा होता था। अगर आप मान लो ये अगर ना होता तो आप क्या करते, आप मिट्टी को खोदते, खोदते हुए यहाँ पे खोदते, यहाँ पे खोद के यहाँ पे सीड लगाते, फिर मिट्टी मतलब देते, फिर साइड पे एक और बार खोदते, तो बहुत ज्यादा लेबर हुआ ना। तो लेबर को और टाइम को सेव करने के लिए ही टूल होता है। तो ट्रेडिशनल टूल पे कुछ ऐसा होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको, वो मिट्टी को पूरा पियर्स कर देते हैं, यानी कि पूरा मतलब गांठ के भीतर चला जाता है, एंड प्लेस सीड्स देयर, एंड सीड्स को वहीं पे प्लेस करता है, ठीक है। सीड ड्रिल्स, अब ये और एक टूल होता है सीड ड्रिल, तो ये हमें जानना होगा। सीड ड्रिल क्या है, ये देखिए 1.2b जो टूल यहाँ पे दिखाया गया है इसे कहते हैं सीड ड्रिल, यानी सीड ड्रिल मशीन। सीड ड्रिल, nowadays the seed drill is used for showing with the help of tractors। यानी कि हमने जब देखा था ना वो कल्टीवेटर के टाइम पे, जो ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर, तो ट्रैक्टर के पीछे कुछ लगाया हुआ था, तो उसी तरह यहाँ पे भी कुछ लगाया गया है, वो कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। ये ट्रैक्टर के पीछे लगाया हुआ होता है। This shows the seeds uniformly
at equal distance and depth. ये देखिए, ये जो कांटा लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये आप ध्यान से देखिए, ये इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो कांटा दिखाया गया है, ये मान लीजिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो ये इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, ठीक है। यानी कि इतना जो है, इतना इतना डिस्टेंस है। तो अगर इस चीज से मिट्टी को खोदा जाए तो इक्वल डिस्टेंस पे ही खोदा जाएगा, है ना। तो सीड्स के जो बीच की गैप है वो इक्वली गैप होते हैं। तो सीड्स को क्या मारपीट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स को इधर उधर, मतलब इधर भी एक रूट आएगा, मतलब प्लांट्स का इधर भी रूट आएगा, तो क्या वो मिट्टी के अंदर कुछ क्लम्स नहीं हो जाएगा, ठीक है। वो इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके सब इक्वली रहेगा, सारे प्लांट्स। तो यही कहा गया है, दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली, यानी कि एक ही डीप, मतलब एक ही प्रेशर से तो इसे चीरा जा रहा है ना, तो यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो एक ही गहराई पे और एक ही इक्वल डिस्टेंस पे सीड जो है वो बोया जाता है। It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. ये ensure करता है that seeds get covered by the soil after sowing. Sowing के बाद जो मिट्टी से cover up करना पड़ता है वो भी ये करता है। This protects seeds from being eaten by birds. यानी कि अगर कोई seeds खुला छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो मान लो वो सीड्स जो है, वो फ्रूट्स के जो सीड्स होते हैं वो तो पक्षियां भी खाते हैं। तो अगर सीड्स ऊपर रह गया मिट्टी के ऊपर, तो पक्षी उड़ा के मतलब खा के ले जाएगा, ठीक है। तो पक्षियों से प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, सीड्स को हमने बोया, उसके ऊपर मिट्टी थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी चढ़ा देना होगा, ताकि जो मतलब बर्ड्स है उससे सीड्स को प्रोटेक्ट किया जाए। शोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम्स एंड लेबर। यानी कि जो मैंने कहा कि कोई भी टूल्स हो तो वो क्या करता है, टाइम सेव करता है एंड लेबर सेव करता है। वो जो अब कह रहा है, देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन अ स्मॉल बैग्स, व्हाई आर दे केप्ट लाइक दिस। यानी कि आपने भी देखा होगा नर्सरी पे, या फिर आप जब प्लांट खरीद रहे हो तब आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर की या फिर वाइट कलर की या फिर ब्लैक कलर की होती है, छोटे छोटे इतने से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिससे कि प्लांट को ग्रो किया जाता है, जिसमें, ठीक है, आप सभी लोगों ने देखा है और खरीद के लाया भी है। कोई कोई खरीद के जब प्लांट्स को लाते हो आप लोग, या फिर आपके पेरेंट्स जब लाते हैं, तब आपने देखा होगा कि हर एक प्लांट्स पे पॉट नहीं होता, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो वो क्या है, ये बोजो का क्वेश्चन है। Seeds of a few plants, such as paddy, are first grown in nursery. When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. यानी कि होता क्या है, देखिए, अगर हम एक बहुत बड़े एरिया पे सीड अगर मतलब छोड़ दे पहले ही, तो उससे क्या होगा, उससे ना मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होगी। कैसे, अगर मान लीजिए कि बहुत बड़ी एक फील्ड है, इस पे आपने बहुत सारे सीड्स को इधर उधर बिखर दिया, ठीक है। ऐसा तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि हर एक सीड से ही पौधा निकलेगी, ठीक है। तो देखा जाएगा कि इस वाले एरिया पे बहुत सारा पौधा उग गया, इस वाले एरिया पे कोई भी पौधा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल डेप्थ जो होगा वो तो नहीं होगा फिर, ठीक है। किसी किसी प्लांट पे ये किया जाता है, और फ्लावरिंग प्लांट पे तो खास करके, ठीक है। क्या किया जाता है,
मान लीजिए एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं ग्रो बैग। तो ग्रो बैग यानी कि ग्रो के लिए जो बैग होता है, तो अब उस पे ना प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, यानी कि बीज से ग्रो किया जाता है। अब उस पे प्लांट बड़े हो रहे हैं, बड़े होते होते एक टाइम पे वो सीडलिंग स्टेज पे आ जाएगी, ठीक है। सीड से होता है सीडलिंग, सीडलिंग यानी छोटा वाला प्लांट, ठीक है, एकदम छोटा। जब वो ग्रो कर रहा है उस वाले प्लांट को कहते हैं सीडलिंग। तो जब वो सीडलिंग हो जाता है तब बहुत सारे सीडलिंग होता है, तो सीडलिंग को मिट्टी से अलग करके फिर बोया जाता है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल डेप्थ ऐसे मेंटेन करके बोया जाता है, ठीक है। तो यही ग्रो बैग हमें नर्सरी पे देखने को मिलता है। ओके, अब क्या होता है, ग्रो बैग में तो हम ग्रो कर चुके हैं, सीडलिंग हो गया है, इतना इतना सा सीडलिंग। तो अब हम क्या करते हैं, तो ये ग्रो बैग की कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया। तो ग्रो बैग इसीलिए नर्सरी पे यूज होता है कि सीडलिंग जब हो जाए एक बार तो उस सीडलिंग को अलग अलग करके हम जो फील्ड है उस पे रोप सकते हैं, मतलब उस पे हम बो सकते हैं, या फिर अगर हम किसी और एक ग्रो बैग ले ले तो उस पे अलग करके एक सीडलिंग डाले तो वो भी पॉसिबल होता है। फिर हमें नर्सरी से वो पौधा जब हम खरीदने जाते हैं तो हमें एक सिंगल प्लांट एक सिंगल ग्रो बैग में देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्या कहा गया है, appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants। यानी कि एक जो डिस्टेंस होता है वो मेंटेन करने की जरूरत होता है प्लांट्स को। क्यों? क्योंकि मैंने कही थी ना कि अगर मतलब इक्वल डिस्टेंस पे प्लांट हो और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंतर हो प्लांट्स, तो उससे क्या होगा, जो रूट्स है प्लांट की जब वो ग्रो करेगा, प्लांट जब ग्रो करेगा, ठीक है, तो उसकी तो रूट्स भी ग्रो करेगा, है ना। तो रूट्स जब ग्रो करेंगे, जब इधर उधर फैल जाएंगे रूट्स, तो अगर एकदम निकट हो कोई भी प्लांट्स, अगर एकदम मतलब कोई भी गैप ना दिया हो, तो उसकी तो रूट्स जो है वो ओवर क्राउडेड रीजन में होगा, यानी कि रूट्स जो है वो मिट्टी के अंदर ठीक से ग्रो नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा ग्रो करेगा फिर इस वाले प्लांट का भी ग्रो करेगा, तो दोनों मिलके मतलब ठीक से किसी का भी ग्रोथ नहीं होगा। तो इसीलिए कुछ डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक, ठीक है। अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्लेस पे जितना होना चाहिए प्लांट उससे अगर ज्यादा हो, यानी कि मान लीजिए इक्वल डिस्टेंस लेके अगर वो 5 प्लांट हो सकता है एक एरिया पे, और अगर हमने वो मेंटेन नहीं किया तो फिर अगर उस एरिया पे हो गया मान लो 20 प्लांट्स या फिर 30 प्लांट्स, तो फिर क्या होगा, देखिए 5 जो प्लांट्स है वो उस एरिया के लिए अप्रोप्रिएट है। उसको अच्छे से अगर 5 प्लांट अलग अलग जगह पे हो तो उसे अच्छे से न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, अच्छे से उसकी जो रूट है वो ग्रो भी कर रहा है, पूरा हेल्दी हो रहा है वो 5 प्लांट्स, ठीक है, जो उस एरिया पे होना चाहिए और जो है, ठीक है। तो ओवरऑल वेल ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा अगर प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन करके जितना होना चाहिए उतना ही हम अगर प्लांट लगाए तो। अगर ये नहीं होगा तो मैंने जो कहा कि एक ही रीजन पे 20 या फिर 30 40 प्लांट्स अगर उग गया, सीड्स को यूं ही हम बिखेर दिया और उसके ऊपर मिट्टी दे दिया, कोई भी गैप मेंटेन नहीं किया, कुछ भी नहीं, तो एक तो ये होगा कि जो प्लांट्स है उस वो ग्रो होने जाएंगे और उनकी जो रूट्स है वो ग्रो एक दूसरे को होने नहीं देंगे, मिट्टी के अंदर जाके वो दोनों ही मतलब कोलिशन होगा रूट्स का, तो कोई भी ग्रो नहीं कर पाएगा। अब ये हुआ रूट्स की बात। अगर मान लीजिए कि
क्राउडेड रीजन में है प्लांट्स, तो क्या प्लांट्स की जो शाखाएं है, जो अनदर ब्रांच है जिससे कि प्लांट्स बहुत मतलब ग्रो करता है, फूलता है, ऐसे मतलब शेप होता है उसका, वो भी नहीं हो पाएगी क्योंकि मिट्टी के ऊपर तो सब प्लांट्स ओवर क्राउडेड रीजन पे है। तो क्या ग्रोथ अच्छा होगा? किसी भी प्लांट्स का ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। तो किसी भी प्लांट्स का ग्रोथ अच्छा ना होने से अच्छा है कि कम प्लांट्स हो, मतलब कुछ भी नेसेसरी अमाउंट पे प्लांट्स हो लेकिन वो हेल्दी हो, वो वेल ग्रोथ हो उसका। तो इसीलिए ये हम फॉलो करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन पे कि इक्वल डिस्टेंस एंड नेसेसरी जो गैप देना चाहिए वो हम देते हैं, ठीक है। ओवर क्राउडेड रीजन अच्छा नहीं है। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. This allow plants to get sufficient sunlight, यानी कि अगर ऊपर जाके हर एक ब्रांच पे सनलाइट ना मिले तो क्या होगा? सनलाइट तो नेसेसरी होता है प्लांट्स के लिए, ये सभी हम जानते हैं, एकदम छोटे से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सनलाइट बहुत नेसेसरी है। और अगर क्राउडेड रीजन पे होगा तो एक प्लांट्स की ब्रांच दूसरे प्लांट्स पे, दूसरे प्लांट्स की ब्रांच दूसरे प्लांट्स पे, तो ऐसे ऐसे करके सब एकदम क्राउडेड रीजन हो जाएगी, किसी को सनलाइट भी नहीं मिलेगा। न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, यानी कि यहाँ पे कॉलिशन होगा, क्राउडेड रीजन हुआ तो सनलाइट के लिए, वाटर के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए जो मिट्टी पे प्रेजेंस है। अगर एक रीजन पे एक ही प्लांट्स हो तो वो प्रॉपर सब कुछ पा रहा है, ठीक है। अगर एक ही रीजन पे 10-12 प्लांट्स जोर जबरदस्ती हो जाए, ओवर क्राउडेड रीजन हो जाए प्लांट्स के लिए, तो सनलाइट भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा, वाटर भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा एंड जो न्यूट्रिएंट्स है, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा कोई भी प्लांट्स को। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है कि नेसेसरी जो अमाउंट है, नेसेसरी जो गैप है वो हम प्रॉपर मेंटेन करें क्रॉप प्रोडक्शन पे भी। At times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. अगर ये हो जाए, ठीक है, मान लीजिए कि ये हो गया, बहुत सारे प्लांट्स एक ही जगह पे हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए? तो ओवर क्राउडिंग जो बात है वो हमें स्टॉप करने के लिए कुछ प्लांट को वहां से तोड़ने की जरूरत होता है। तो इसीलिए वीड क्लियर और वीड्स जो हम क्लियर करते हैं ना, वो भी इसीलिए है कि वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अननेसेसरी प्लांट्स, तो उसे हम रिमूव कर देते हैं। अगर मान लीजिए नेसेसरी प्लांट्स भी हो तो उसे हम रिमूव करके एक अच्छे मतलब प्रॉपर गैप मेंटेन करके उसे हम लगा सकते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा कि हर एक प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से होगा। तो ये हो गया हमारी आज की जो शोइंग है वो लेवल, यानी कि दूसरे जो प्रोसेस वो हमने आज डिस्कस कर दी। ये बात एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। ओके, तो हमने आज क्या सीखा? हमने आज देखा कि जो सॉइल प्रिपरेशन है उसकी नेक्स्ट वाले जो स्टेज है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं शोइंग, यानी कि जो पौधे हैं उसे हम लगाना और बोना, उसे हम कहते हैं शोइंग। अब शोइंग के लिए हमने क्या देखा? शोइंग पे देखा जो सीड्स जो होते हैं ना, हम जिसे लगाएंगे, जिसे बोएंगे, तो सीड्स जो है वो हेल्दी लेना बहुत जरूरी होता है। और हेल्दी मतलब हेल्दी हम कैसे पहचानेंगे ना? एक एक्टिविटी करके हम इजीली पहचान सकते हैं कि जो वाटर है उस पे सारी जो सीड्स है उसे हम डुबा दें और फिर जो डूबे हुए सीड्स है वो होते हैं हेल्दी सीड्स। ओके, अब शोइंग के लिए भी कुछ टूल्स नेसेसरी है, उस टूल्स के बारे में हमने जाना, टूल्स और जो भी लगता है वो उसके बारे में हमने जाना। एक टूल्स तो है ट्रेडिशनल टूल्स, जो फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस पे हम सीड दे देते हैं और वो सीधा जमीन के नीचे सीड को गाड़ देता है और फिर इजीली ये काम हो जाता है, शोइंग वाला।
एक और है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है? इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके सीड को वो बोते हैं और उसके बाद बर्ड से प्रोटेक्शन के लिए उस सीड ड्रिल्स पे ही ऐसा होता है कि बर्ड्स के प्रोटेक्शन के लिए मिट्टी भी थोड़ी बहुत, मतलब सीड्स जो हमने बोया उसके ऊपर मिट्टी भी दिया जाता है, तो बर्ड से प्रोटेक्टेड हो गया। अब कहा जा रहा है कि ग्रो बैग की कॉन्सेप्ट। ग्रो बैग हम क्यों यूज करते हैं? इसीलिए यूज करते हैं कि सिडलिंग एक बार बीज को हम उगने के लिए छोटी एक बैग की मदद लेते हैं, उस वाली एरिया पे हम बीज को बोते हैं। फिर अगर सिडलिंग हो गया, एक बार थोड़ी बड़ी हो गई प्लांट्स, उसके बाद वही सिडलिंग को हम बो देते हैं फील्ड पे और फिर हम ग्रो करते हैं। और नर्सरी पे ये बैग हमें बहुत देखने को मिलता है। और अगर हम सीड बैग की मदद ना ले तो हो सकता है ऐसे कुछ कुछ फील्ड पे कि कहीं पे ओवर क्राउडेड हो जाए प्लांट्स, तो इसी से प्रोटेक्ट करने के लिए सीड ग्रो बैग के पे हमने सीडलिंग को उगाया, फिर सीडलिंग को इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते करते बो लिया। ये एक मेथड होता है। अब ये ओवर क्राउडेड अगर हो गया प्लांट्स तो उससे नुकसान क्या है, ये हमने देखा कि अगर ओवर क्राउडेड हो गया तो नुकसान ये है कि प्लांट्स को चाहिए होता है सनलाइट, और क्या चाहिए होता है? वाटर, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये तीनों मिलने से प्लांट्स हेल्दी होगा, अच्छा सा मतलब ग्रो होगा, उस पे अच्छा सा ग्रोथ होगा एंड वो फसल जो है वो बहुत अच्छा देगा। अगर ओवर क्राउडिंग हो गया तो क्या होगा? सारी जो प्लांट्स है वो एक ही जगह होगी, ना उनको सनलाइट मिलेगी, ना उनको वाटर मिलेगी, ना उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेगी। ठीक है, इसीलिए हमें करना क्या होता है, अगर ओवर क्राउडेड हो गया फील्ड किसी भी रीजन पे, तो थोड़ी थोड़ी करके प्लांट्स को हमें रिमूव करना होता है। अननेसेसरी प्लांट्स अगर हो तो रिमूव करके हम फेंक देते हैं, अगर नेसेसरी हो तो रिमूव करके हम किसी और जगह भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा शोइंग का जो कॉन्सेप्ट, वो हमने आज सीखा, टूल्स जाना, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ये आप देख लीजिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, फिर मैं सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।